Hello everyone, welcome to the channel. And in this new video, we will take four different components, four different topics. Which one is Nai Talim, which is called Bunyadi Shiksha in Hindi. Second one is work education. Third is experiential learning. And fourth is community engagement. So these topics are useful for B.Ed students in B.Ed BED 212 knowledge and curriculum paper we have in syllabus. And apart from this, it's useful for CTET or STET students and MA education students also. So let's start the video. We will start with the first topic, which is Nai Talim, or we can say the basic education or the Bunyadi Shiksha. So इसका उर्दू वर्ड नई तालीम जो है विच वॉज कॉइन्ड बाय महात्मा गांधी इन 1937 और एट दैट मोमेंट इट हैज़ सेवरल लेयर्स ऑफ कंसेप्ट मींस नई तालीम एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, कई सारे वेरिएबल्स हैं एंड it covers basically three pillars, which is lifelong character of education, means students have a lifelong learning. Second is social character. We consider students as a social person and we try to teach social norms to the students because education and society are interconnected. And third pillar is holistical progress. ओवरऑल प्रोग्रेस या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन. तो ये तीन पिलर्स के साथ एक कई सारे मीनिंग्स को लेके नई तालीम का कंसेप्ट बनाया गया और ये जो नई तालीम का कंसेप्ट है वो काफ़ी हद तक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के क्लोज रहा है. क्यों रहा है? क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में भी हम हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल करेक्टर्स के रूप में स्टूडेंट्स को देखते हैं और उसी तरह इसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर हम फोकस करते हैं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं. सो नई तालीम इज़ वेरी मच क्लोज टू द एक्सपीरियंशियल लर्निंग और इसमें सेम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरह मदर टंग पर फोकस करने के लिए बात की गई कि भाई मीडियम ऑफ टीचिंग जो है स्टूडेंट्स के लिए मदर टंग में होनी चाहिए. सो दिस प्लान, नई तालीम प्लान, वॉज ऑल्सो कॉल्ड वर्घा एजुकेशन प्लान बिकॉज ये महात्मा गांधी ने अपने गुजरात में एक जगह का नाम है वर्घा, वहाँ पर पहली बार कॉइन किया था ये वर्ड, तो इसको वर्घा एजुकेशन प्लान भी कहते हैं. और इस प्लान की, इस तालीम की टैगलाइन क्या थी? लर्न वाइल यू आर अर्न एंड अर्न वाइल यू आर लर्न. तो जब आप लर्निंग पीरियड में हैं यानी आप स्कूल और कॉलेज के एज में हैं तब आप सीखें कि कैसे अर्न करना है और जब आप स्कूल कॉलेज ख़त्म करके सोसाइटी में अर्न करने जा रहे हैं तो उस समय आप नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करें, नई चीज़ों को लर्न करें और अपना आगे अर्निंग कंटिन्यू करें. तो इनडायरेक्टली इसको हम बोल सकते हैं कि एक सेल्फ सपोर्टिव एजुकेशनल सिस्टम की बात कर रहा है जहाँ पे बच्चा खुद ही को अपने सपोर्ट प्रोवाइड करे. So self-supporting system, education system is another one of the component or the variable of नई तालीम. यहाँ पे बेसिक एजुकेशन जो वर्ड आया है इसमें बेस जो टर्म है उसको थोड़ा डिफाइन करते हैं. तो बेसिक में बेसिक कंपोनेंट जो है, टर्म जो है वो बेस से लिया गया है जो डिनोट करता है कि द बेस और द फाउंडेशन ऑफ समथिंग ऑन विच द एंटायर थिंग रिलाइज और बिल्ड और स्टैंड. जिस तरह से एक बिल्डिंग का बेस उसका नीचे का पिलर होता है, जब हम उसको नींव खोदते हैं तो वो उसका बेस होता है और उस नींव के ऊपर पूरी बिल्डिंग बनती है. तो गांधी जी एम टू स्ट्रेंथन द एजुकेशनल बिल्डिंग बेस. सो गांधी जी का मेन फोकस था कि बच्चों पर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें ताकि हमारा जो उसके ऊपर एजुकेशन की बिल्डिंग बनेगी वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बने. तो वहाँ उस कॉन्सेप्ट को भी इसमें शामिल किया गया है. सो दिस इज़ द बेसिक एजुकेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now in next slide we will compare the Nai Talim with the new education policy NEP 2020. So NEP 2020 says the same thing which Nai Talim said earlier. So what are the main similarities between these? We will see in this slide. So first point is Nai Talim बोलती है, नई तालीम emphasize करती है कि education हमें provide करानी चाहिए through any productive work. कोई भी आप productive work बच्चे से करवाइए and through this we will start learning. In the same way, NEP 2020 gives importance to the children learn how to learn
and it emphasized on no hard separation of the content between the curricula or the extracurricular or co-curricular activities. तो NEP 2020 कहती है कि बच्चों को ये नहीं पढ़ाएं कि वो कंटेंट क्या है. मतलब किसी को अगर फॉर एग्जांपल अशोका पढ़ाना है तो अशोका की डायनेस्टी को एक्सप्लेन करना नहीं है, बल्कि उसको ये समझाना है कि पढ़ना कैसे है, इस डायनेस्टी वाले चैप्टर को किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से लर्न किया जाए, वो हमें बच्चे को सिखाना चाहिए. लर्न हाउ टू लर्न. सो ये एम्फेसाइज के कारण हमने जो सेपरेशन है कंटेंट का उसको हमने बंद कर दिया है, उसको ज़्यादा फोकस देना हटा दिया है. तो ये सब कंटेंट NEP 2020 का है. और सिमिलर अप्रोच के साथ नई तालीम भी थी कि भाई नई तालीम फोकस कर रही थी कि एजुकेशन शुड बी डन थ्रू द एनी काइंड ऑफ प्रोडक्टिव वर्क्स. सो दीज आर द this is the first comparison between these two. Second is Nai Talim focused on mother tongue, and in the same way NEP 2020 focused on 3 language formula for the students learning in mother tongue in the fundamental stage. तो नई NEP 2020 बोलती है कि स्टार्टिंग में फंडामेंटल स्टेज पे जब वो बच्चा छोटा है तो उसको हम लर्निंग मदर टंग में कराएं और उसके बाद 3 लैंग्वेज से उसको फेमिलियर कराएं. एक तो मदर टंग हो गई, एक सेकंड लैंग्वेज हो गई और एक और थर्ड लैंग्वेज हो गई. तो 3 लैंग्वेज फार्मूला इसमें फॉलो किया गया. थर्ड पॉइंट, नई तालीम सेज नर्चरिंग मल्टीपल स्किल्स इन द चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ हर और हिज इंटरेस्ट. बच्चे में हम मल्टीपल स्किल्स, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, कई सारी स्किल्स होती हैं, उनको डेवलप करें बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. इन द सेम वे NEP 2020 says provide flexibility in choosing the course based on subjects, promoting special or the gifted children through different programs. तो 2020 बोलती है, NEP 2020 बोलती है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी दें कोर्स को चूज़ करने के लिए. ये नहीं कि हम उसमें सेग्रेगेशन रखें, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स को अलग अलग नहीं रखने की बजाय उनको आपस में मर्ज कर दें. अब मैथ्स के साथ आप म्यूज़िक पढ़ सकते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अब बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करेगा. और वही बात NEP 2020 की कंसेप्ट का सेम हमें नई तालीम में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हम बच्चे के इंटरेस्ट की बात करते हैं, उसकी इंटरेस्ट के बेस पे उसके स्किल को बढ़ाने की बात करते हैं. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स. इसी को अगली स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं. फोर्थ पॉइंट, नई तालीम अप्रोच प्रेजेंटेड अ कंसेप्ट ऑफ लर्निंग दैट वेंट बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक. तो नई तालीम बोलती है कि भाई सिर्फ टेक्स्ट बुक को लर्न करना या उनको पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसके अलावा उसके बाहर भी लर्निंग होनी चाहिए. इन द सेम वे NEP 2020 सेज एक्नॉलेजेस द स्टेटस ऑफ टीचर्स इन द सोसाइटी. तो NEP 2020 टीचर्स को एक फैसिलिटेटर के रूप में, सोसाइटी के एक कंपोनेंट के रूप में देखती है, ना कि बच्चों को कंटेंट को एक्सप्लेन करने वाले पर्सन के रूप में. सो NEP 2020 हेयर अगेन मैचेस विद द नई तालीम. And in the 5th point, नई तालीम advocated the participation of the local community and visualizes communities as a primary honor of the school. तो लोकल कम्युनिटी सोशल डिफरेंसेस को कम करने की बात नई तालीम में की गई. उसी प्रकार से NEP 2020 टॉक्स ऑफ कनेक्टिंग लोकल कम्युनिटीज़ टू जॉइन द एजुकेशन सिस्टम एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग. तो दोनों में सेम बातें कही गई कि भाई कम्युनिटी का कनेक्शन होना चाहिए एजुकेशन को बिल्डअप करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा एनहांस करने के लिए. सो कम्युनिटी और एजुकेशन सिस्टम मस्ट गोज़ हैंड इन हैंड. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी कवर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now in next slide we will compare the existing educational approach versus नई तालीम approach. कि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, प्रेजेंट डे रिलेवेंस जो है एजुकेशन का, जो हम करंट में यूज़ कर रहे हैं, वो वर्सेस नई तालीम. तो इसमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला है कि भाई आजकल हम फोकस करते हैं टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग पर. टेक्स्ट बुक हम क्वेश्चन आंसर उसमें लर्न करवाते हैं बच्चों को, उसको एक चैप्टर समझाते हैं, दैट्स इट. और वहीं नई तालीम बोलती है कि इट वाज क्राफ्टेड एंड आर्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग. कि भाई टेक्स्ट का कंटेंट एक्सप्लेन मत करो, उसको क्राफ्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट को इन्वॉल्व किया जाए. सो हेयर वी हैव सेपरेशन ऑफ एम्स टुवर्ड्स द लर्निंग प्रोसेस. सेकेंड डिफरेंस है कि नॉन एक्टिव लर्निंग मेथड्स
आजकल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, या हम काफ़ी टाइम से एजुकेशन में नॉन एक्टिव लर्निंग मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, जिसमें टीचर्स बोलता रहते हैं और सामने बच्चे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं उसको कंसर्न नहीं करते हैं. सो दिस इज़ नॉन एक्टिव. सो वहीं नई तालीम बोलती है कॉन्क्रीट एंड एक्टिव लर्निंग मेथड्स को हाईली प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो, टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हो, बच्चे एक्टिव होकर उसमें पूरे ज़ील के साथ पार्टिसिपेशन करें. तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रा देखने को मिलता है. थर्ड है लर्निंग इज़ अ पैसिव बाय नेचर फॉर द चिल्ड्रन. तो हम एजुकेशन सिस्टम में मानते हैं कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चा को हम हमेशा पैसिव पर्सन की तरह देखते हैं, जो कि कुछ इंटरेस्ट नहीं रखता है लर्निंग में, उसको बाय नेचर ही वो वैसा है. लेकिन नई तालीम बोलती है लर्निंग ऑफ एन चिल्ड्रन इज़ एन एक्टिव सिंस दे पार्टिसिपेट इन द फील्ड वर्क और अ ग्रुप वर्क और इन अ कम्युनिटी सर्विस. वहीं नई तालीम कहती है कि ग्रुप में रह के बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और वो एक्टिव हो जाता है, वहाँ पे पैसिव नहीं रहता है, तो उसका पार्टिसिपेशन फील्ड वर्क में ज़्यादा होता है. तो उसी तरीके की हमें लर्निंग करवानी चाहिए जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, फील्ड वर्क ज़्यादा हो, ज़्यादा ग्रुप वर्क हो, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो. फोर्थ इज़ एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक. तो एग्जिस्टिंग अप्रोच ये बोलती है कि एजुकेशन क्या है, कम्प्लीटली मेटलिस्टिक है. बल्कि यहाँ पे जबकि NEP 2020 नई तालीम बोलती है कि इट इज़ बोथ मटेरियलिस्टिक एज वेल एज स्पिरिचुअल. यहाँ पे उसने बोला कि मटेरियलिस्टिक तो है लेकिन उसमें साथ साथ स्पिरिचुअल भी है, वो अध्यात्म से जुड़ी है. एजुकेशन में अध्यात्म, इसीलिए नई तालीम योगा और स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स पर ज़्यादा फोकस करती है. सो यहाँ पर भी कॉन्ट्रा देखने को मिलता है. इसी को अगली स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं. एग्जिस्टिंग अप्रोच और नई तालीम का फिफ्थ डिफरेंस है कि वैल्यू इनकलकेशन जो है, हमारा वैल्यू एजुकेशन का जो पोर्शन है एग्जिस्टिंग में, वो अभी लो है, वो उसका लेवल इतना अप नहीं हुआ है. जबकि नई तालीम सेज कि नॉलेज थ्रू फिजिकल एक्सपीरियंसेस और द क्राफ्ट inspires for cooperative labor resulting in a virtue of love, peace, truth and discipline. So knowledge जो कि फिज़िकल एक्सपीरियंस के बेसिक ग्राउंड लेवल पे उतर के खुद से एक्सपीरियंस करके जो नॉलेज आती है वो ज़्यादा आपको स्पिरिचुअली रूप से, आध्यात्मिक रूप से एनहांस करती है, स्टेबल बनाती है. उसमें पीस, लव, ट्रुथ, डिसिप्लिन, वो सब वर्चूज़ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. एंड सिक्स इज़ प्रेजेंट डे एजुकेशन इज़ लैकिंग इन डिज़ाइनिंग द इंडिविजुअल्स. एक हर स्टूडेंट पे फोकस करना, स्टूडेंट की पेस, स्पीड, लर्निंग स्टाइल के हिसाब से उसको काम देना, उसको लर्निंग प्रोवाइड कराना, उसमें हमारी एजुकेशन आजकल पीछे चल रही है, लैकिंग हो रही है. वहीं नई तालीम इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्सिबल एम्पैथेटिक सिटीजन्स who will look upon all kinds of useful work in the society. वहीं नई तालीम बोल रही है कि हम ऐसे सिटीजन्स तैयार करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे, सोसाइटी के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, एम्पैथेटिक होंगे, जो कि लोगों के, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को कंसीडर करेंगे एम्पैथेटिकली, और एक अच्छे नागरिक बन के सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएंगे. So these are the 6 differences between the existing education approach and the Nai Talim approach. Moving to the next slide. So in this way we can say that Nai Talim is a philosophy of learning and living. It is a very flexible approach which can be molded as per the local requirement or the needs of the students. And in this approach, the holistic development of the individual is the main aim, and apart from this, developing a non-violent and sustainable society is the another aim of Nai Talim. So this is what we have as per for the Nai Talim. Moving to the next slide. Now we will take second content, which is work education. Work education क्या है? वर्क एजुकेशन बेसिकली एक रेप्लिका प्रदान करती है, एक आइडेंटिकल सिग्निफिकेंस देती है किस चीज़ का, कम्युनिटी का या सोशल सर्विसेज का, जिसमें कि बच्चा छोटे छोटे रोल्स प्ले करता है सोसाइटी में, सोसाइटी के रूल्स को जानता है और उसके अकॉर्डिंग उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता है. तो वर्क एजुकेशन बेसिकली हैज़ अ मैनुअल स्क्रिप्ट, and
इसमें कई सारी एक्टिविटी कंप्राइजेस करती हैं, एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो फूड सेक्टर में हो या कम्युनिटी डेवलपमेंट में हो या सर्विस के सेक्टर में हो। तो ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग हेल्थ और हाइजीन हो, फूड हो, क्लोथिंग हो या सोशल सर्विस हो, तो ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्टर्स में बच्चे की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग और उसकी मैनुअल स्किल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेजेस पर, जीवन के अलग अलग स्टेजेस पे, एज के अकॉर्डिंग बच्चे को अलग अलग रोल प्रोवाइड किए जाते हैं और उस रोल में प्ले करके धीरे धीरे बच्चा सोशल नॉर्म्स को सीखता है या इकोनॉमिकल नॉर्म्स को सीखता है। सो दिस इज़ द मेन concept of work education. So now we will see the features of work education. तो पहला इसका फीचर है कि ये सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड नहीं करवाती है, ये नॉलेज और स्किल दोनों प्रोवाइड कराती है और इसके अकॉर्डिंग पूरे वर्क ऑफ वर्ल्ड को समझने में बच्चे को हेल्प मिलती है। एंड the student goes through different small roles and is due to these roles he come to know the reality of the social world. and इसका second feature है कि इसमें हम डिफरेंट कैरिकुला को फॉलो करते हैं। कैरिकुलम जो है इसका थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें हम सोशल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो क्लासरूम से बाहर जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सब इसमें इन्वॉल्व की जाती है, इसलिए इसमें कैरिकुला डिफरेंट है। एंड थर्ड, इसमें हम प्रोलिफिक मैनुअल वर्क सिचुएशंस को ड्रॉ करते हैं और वो हेल्थ, हाइजीन, फूड, शेल्टर, किसी भी एरिया में, कम्युनिटी सर्विस किसी भी एरिया में हो सकती है। और इस सिचुएशन को क्रिएट करने से बच्चा वो रियलिटी के ज़्यादा क्लोज हो जाता है। एंड फोर्थ इज़ द स्किल्स टू बी डेवलप्ड इन द फील्ड, in this field should comprise knowledge, understanding, practical skills, value throughout the need based life activities. तो जिस तरह की आपकी लाइफ की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे में वैल्यूज़ क्रिएट होती हैं, डेवलप होती हैं, उसकी एक सोच बनती है, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, उसकी नॉलेज बढ़ती है और उसमें स्किल भी डेवलप होती हैं। तो ये इसके 4 फीचर्स हैं। और इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो वर्क एजुकेशन का एग्जांपल बाहर की कंट्रीज़ की एजुकेशन से ले सकते हैं कि बच्चों को वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे फॉर एग्जांपल अर्न करने के लिए बोला गया कि इतनी अमाउंट आप 1 महीने में या 2 महीने में अर्न करके लाइए। तो बच्चे छोटी छोटी जगह पे, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया या कोई क्लीनिंग स्टोर हो गया या कोई ग्रॉसरी स्टोर हो गया, उसमें पार्ट टाइम जॉब करके अपना मनी कलेक्ट करके उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्क एजुकेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इसके रेलेवेंस की बात करते हैं, इसकी महत्ता की बात करते हैं कि वर्क एजुकेशन जो है इसका क्या फ्रूटफुलनेस है। तो ये गैप को कम करने के लिए मदद करती है, गैप बिटवीन द मैनुअल वर्कर और वाइट कॉलर वर्कर, जो सोसाइटी में पेपर पेन से जो काम करते हैं, जो एलीट क्लास जिनको बोला जाता है, या कहेंगे वाइट कॉलर जो वर्कर्स हैं, और उसके कंपैरिजन में जो मैनुअल काम करते हैं जैसे फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले या बिल्डिंग मेकर्स जो होते हैं, तो उनके बीच में जो गैप है उसको ख़त्म करती है। कैसे ख़त्म करती है? क्योंकि बच्चा छोटे छोटे रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट्स के थ्रू या एजुकेशन में जो भी उसको दिया जाता है, तो उन काम से वो छोटे छोटे काम करता है, तो उसको बाद में ईजी रहता है, वो किसी भी काम को करने में हिचकता नहीं है। तो वो वर्क एजुकेशन सोसाइटी में मैनुअल वर्कर्स और वाइट कॉलर्स वर्कर के गैप को कम करने में इसका रिलेवेंस है। सेकेंड, वर्क एजुकेशन रिस्पेक्ट देती है सभी प्रकार के वर्कर्स को, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो। सोशल अवेयरनेस बढ़ाती है, ये समाज के वेलफेयर को बढ़ाती है, समाज में समृद्धि लाती है, उसका कल्याण होता है। एंड इट बिल्ड्स कोऑर्डिनेशन इन हैंड एक्शंस और द ब्रेन एक्टिविटीज़, और ये बच्चे की हैंड की एक्टिविटीज़ और उसके सोचने का, ब्रेन और हैंड के बीच में कनेक्शन को, ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन को बढ़ाती है। क्योंकि मैनुअल बच्चा काम करता है तो उसका हैंड और उसका ब्रेन दोनों यूज़ होता है उस काम में। देन वर्क एजुकेशन सोसाइटी में फ़िज़िकल लेबर को प्रमोट करती है, उसकी यूज़फुलनेस को बढ़ाती है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो अलग अलग फील्ड में हो रही हैं उनको वो लेते हुए आगे उसमें प्रमोट करती है। इसके बाद वर्क एजुकेशन का और उसका रेलेवेंस क्या है कि ये लर्निंग सिग्निफिकेंट फैक्टर्स प्रोवाइड करती है लर्निंग के, और इसका प्रोसेस जो है,
एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेके नहीं है, बल्कि वो बहुत वास्ट लेके चलती है। इसका ऑब्जेक्टिव भी वास्ट होता है। ये वैल्यूएबल सर्विसेज और प्रोडक्टिव वर्क कम्युनिटी को डिस्क्राइब करती है। ये एसोसिएट करती है नेसेसरी फैक्टर्स को, आवश्यक फैक्टर्स को, तत्वों को आपस में एसोसिएट करती हैं ताकि एक अच्छी नॉलेज बिल्डअप हो सके। ये मल्टी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। और वर्क एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड हैं कि आप करके ही सीखेंगे, प्रैक्टिस से बार बार एक काम को करेंगे या लर्न करेंगे जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं। सो ऑल दीज आर द रेलेवेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। तो ये सब फ़ायदे वर्क एजुकेशन की महत्ता को और बढ़ा देते हैं। चलते हैं हम नई अगली स्लाइड पर। अब तीसरा टॉपिक लेते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का भी मेन एम एक्सपीरियंस करके अपने लर्निंग करना है। लर्निंग बाय डूइंग भी सेम इसी का कंसेप्ट है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी और लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन और लर्निंग बाय एक्शन, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सबको रेफ़र करती है और इसकी मेन फ़िलॉसफी, मेन आइडिया यह है कि एजुकेशन पर्पसफुल होनी चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स को एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। उसका फोकस, ये जो है स्टूडेंट का फोकस जो है रिफ्लेक्शन पे हो, इस जहाँ पे रिफ्लेक्शन में वो अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करे, अपनी स्किल्स को डेवलप करे और वैल्यूज़ को क्लैरिफाई करे। जो उसके मूल्य सिखाए गए हैं, नैतिक मूल्य या विभिन्न प्रकार के जो जीवन के मूल्य हैं वो जो सिखाए गए हैं, उनमें वो क्लैरिटी लाए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उसमें कोई डुअलिटी ना हो, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी लाए। ये इसका मेन फोकस है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग और नई तालीम और इससे पहले जो हमने वर्क एजुकेशन कहा था, तीनों आपस में मोर और लेस काफ़ी हद तक समानता रखते हैं अपने मेन एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम रिलेवेंस देखेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की क्या महत्व है, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो ये एक अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग कोर्स मटेरियल का प्रोवाइड कराती है, क्योंकि जो आप थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं उसको अगर आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के थ्रू गेन कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम परमानेंट हो जाएगी, जो लाइफ लॉन्ग चलती है। सो इट्स अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड द कोर्स मटेरियल। यह एक ब्रॉड ओवरव्यू प्रोवाइड कराती है वर्ल्ड का, अलग अलग कम्युनिटी की जो अलग अलग रूल्स हैं उससे आपको इंट्रोड्यूस कराती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्किल, इंटरेस्ट, पैशन को फोकस करती है, उसको बढ़ाती है। बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का पैशन किस में है वो पता लगाती है। ये अलग अलग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे बच्चा कोलैबोरेट कर सके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के साथ और उनसे अलग अलग चीज़ें सीख सके। ये पॉजिटिव प्रोफेशनल स्किल्स और प्रैक्टिसेस को एनहांस करती है, उनको बढ़ावा देती है। अगर कोई बच्चा एक पर्टिकुलर प्रोफेशन या एक पर्टिकुलर पैशन को फॉलो करता है तो उस पैशन को फॉलो करते समय जब वो उसको प्रोफेशनली उसको यूज़ करेगा तो उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं उससे बच्चे को फेमिलियर करवाती है। क्योंकि पैशन को जब आप प्रोफेशन बनाते हैं तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको प्रोफेशन बनाने से पहले उसके ड्रॉबैक्स, उसके प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट का पता होना ज़रूरी है और ये सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ही हो सकता है। दैन कम्युनिटी को आपस में जोड़ के रखती है। ये मीटिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ के एस्पेक्ट्स को अलग अलग संभाल के रखती है और ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देती है। छात्रों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देती है, साथ साथ उनमें नेतृत्व यानी लीडरशिप के गुण को भी एनहांस करती है। तो ये सब रेलेवेंस हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ फोर्थ, कंटेनियस कम्युनिटी एंगेजमेंट। जो आसपास की जितनी भी कम्युनिटी है उसमें हम बच्चे को इंगेज करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं और ऐसे ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि अलग अलग तरीके से आपस में जुड़े हों, जिनका पर्पस ऑफ वर्किंग सेम हो, चाहे वो जोग्राफिकली आपस में कनेक्टेड हों या इंटरेस्ट के बेस पे कनेक्टेड हों या उनकी अलग अलग आइडेंटिटी होने के बावजूद भी उनमें कुछ सेम हो। So community engagement is a strategic process with the specific purpose of working which identifies the group of people और ग्रुप ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसमें सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, लिंकेज ढूंढते हैं। सो कम्युनिटी का इंगेजमेंट, कम्युनिटी और इंगेजमेंट के बीच में हम लिंक स्टैब्लिश करते हैं।
तो इस इंगेजमेंट में हम बच्चों को इंगेज करते हैं ताकि कम्युनिटी आगे प्रोग्रेस कर सके, उसके स्कोप को हम वास्ट करते हैं। तो शिफ्ट यहाँ पे इंडिविजुअल का फोकस अपने सिंपल इंडिविजुअल डेवलपमेंट से फोकस शिफ्ट होके कम्युनिटी के डेवलपमेंट पे होता है, ताकि वो पूरे समाज को, पूरी कम्युनिटी को विकास की तरफ ले जा सके। ये कई सारी चीज़ों को आपस में एसोसिएट करते हुए इंश्योर करता है, कॉन्फिडेंस कंसीडर करता है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी लाई जाए। जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उसमें डाइवर्सिटी ना हो, उसमें एकता हो, उसमें यूनिटी हो। तो ये सब इसका वर्किंग एरिया है। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट का वर्किंग एरिया कम्युनिटी को जोड़ के उसको विकास की तरफ ले जाने का है, जिसमें हम, और इस काम के लिए हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन है। तो इसके लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब जैसे हमने पिछले 3 टॉपिक्स का रिलेवेंस देखा है, इसका भी रिलेवेंस देख लेते हैं कि रिलेवेंस क्या है कम्युनिटी इंगेज करने के लिए। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट का एजुकेशन से फ़ायदा क्या होगा, उसका रिलेवेंस क्या है। सो एजुकेशन वाइडली रिकॉग्नाइज करती है वाइटल फोर्सेस को इन ऑर्डर टू रिमूव द बैरियर्स। समाज में जो बैरियर्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, और उनको रिमूव करने के लिए, प्लस क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए एजुकेशन इसमें रोल प्ले करती है कम्युनिटी इंगेजमेंट में। इसके बाद सेकंड इसका रेलेवेंस है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी इंगेजमेंट होगा तो सक्सेसफुली इंगेजमेंट से हम एम्पावर हो जाएंगे, कम्युनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। मल्टीपल फैक्टर्स एजुकेशन के उसमें इन्वॉल्व होने से वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देन तीसरा इसका रिलेवेंस है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने से स्कूल मैनेजमेंट को पता चलेगा कि उसकी अकाउंटेबिलिटी किस किस तरफ है, उसकी लर्निंग आउटकम्स सही जा रहे हैं, उसके रिसोर्सेस, उसका करिकुलम का डेवलपमेंट, वो सब का डायरेक्शन क्या है, वो स्कूल मैनेजमेंट को पता चलेगा। क्योंकि वो डायरेक्शन कल्चरल रेलेवेंस होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं जो आपके कल्चर के अगेंस्ट जा रही है तो बच्चा उसको फिर उस कन्फ्यूज़न में रह जाएगा, उसको कैच नहीं कर पाएगा। क्योंकि समाज में वो कुछ और देख रहा है, एजुकेशन उनको कुछ और पढ़ा रही है, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए दोनों का कनेक्शन होना ज़रूरी है। जो समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वही सेम फोकस एजुकेशन में भी होना चाहिए। तो टीचिंग स्टाइल और कंटेंट, सब्जेक्ट, ये सब हम एजुकेशन का पूरा जो प्रोसेस है वो एम्ब्रेस करता है सोशल नॉर्म्स को। तो कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट से इसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के पास ला सकते हैं। इसका नेक्स्ट रेलेवेंस है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑल्सो फॉस्टर अ विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द लोकल रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द एजुकेशन। जो जितने भी लोकल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो गया या मटेरियल रिसोर्स की बात करें या इकोनॉमिकल रिसोर्स की, कोई भी तरीके का वो लोकल रिसोर्सेज, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें विलिंगनेस आती है कि हम उसमें कंट्रीब्यूशन दें। इस एजुकेशन के थ्रू, कम्युनिटी इंगेजमेंट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं और रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, लोकल, खास करके लोकल रिसोर्सेज का। एंड लास्ट, कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ एजुकेशन initiatives endorse such initiative with a greater likelihood of being successful and of being sustained over the time. तो कम्युनिटी के जो ऑनर्स हैं या कम्युनिटी को जो रन कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो एजुकेशन के इस इनिशिएटिव से ज़्यादा से ज़्यादा लाइकलीहुड प्राप्त करते हैं, उनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है और इस तरह से हमारी कम्युनिटी एक सस्टेनेबल कम्युनिटी बन जाती है, जो कि ओवर द टाइम कभी समाप्त नहीं होती है। मतलब उसमें नई जनरेशन ऐड ऑन होती चली जाती है और कम्युनिटी का रोल कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर द कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट बेसिकली शिक्षा और कम्युनिटी को जोड़ने का एक कंसेप्ट है, जिसमें हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के पास लाने के लिए अलग अलग तरीक़ों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि कम्युनिटी एम्पावर हो सके, कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितने रिसोर्सेज हैं, लोकल रिसोर्सेज हैं, वो यूज़ हो सकें, कम्युनिटी और एजुकेशन के बीच क्लोजनेस आ सके और जितने भी बैरियर हैं सोसाइटी में या कम्युनिटी में वो एजुकेशन के थ्रू दूर हो सकें।
सो इसके कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि कम्युनिटी इंगेजमेंट, वर्क एजुकेशन, नई तालीम और कम्युनिटी सर्विसेज आर नॉट merely only a stand hold concept, but they are all interconnected pillars of holistical social development. ये सब का कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए हैं और ये एक holistical social development पर फोकस करते हैं. Through these components or the active participation for the community, we can initiate different things, community initiatives. Individuals, through community initiatives, individuals not only gain the practical skills but also foster a sense of belongingness and a responsibility towards the community. So whereas the work education says that with its emphasis on hand-on learning, or we can say the skill development. And work education say we can say that it is a necessary tool which thrives to the various aspects of life, both personal and professionally. और अगर वहीं पर हम नई तालीम की बात करें तो नई तालीम फोकस करती है हॉलिस्टिकल एजुकेशन की तरफ, जिसमें फ़िज़िकल, मेंटल, मॉरल सभी तरीके की डेवलपमेंट को हम लेके साथ में चलते हैं. सो एक फ्रेमवर्क की तरह ये काम करती है जिसमें हम इंडिविजुअल्स के वेल ऑल राउंड डेवलपमेंट को और अलग अलग कंट्रीब्यूशन, सोसाइटी के अलग अलग कंट्रीब्यूशन को देखते हैं. सो इन शॉर्ट वी कैन से अपार्ट फ्रॉम दिस कम्युनिटी इंगेजमेंट की अगर बात की जाए, इन सब की एक साथ बात की जाए एक एसेंस के रूप में, तो ये चारों पॉइंट एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल को या इंडिविजुअल स्टूडेंट को, और इस एम्पावरमेंट से पूरी कम्युनिटी वाइब्रेंट होती है, उसमें एक नवीनता आती है, उसमें एक नई ताजगी आती है. So in this way we can say that embracing all these principles can pave the way for the brighter future where every individual is equipped to make a meaningful contribution to the collective betterment of the society. So this is all about the video. Thank you for watching and listening. Please subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you.